नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 15 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। वीडियो के लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर आज के द हिंदू में है उसी से रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं डेली डालता हूँ। ठीक है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और प्रयास कीजिए कि उसको अटेम्प्ट करिए और कमेंट करके बताएं कि कितना स्कोर प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन जो होंगे वो चाबहार पोर्ट से संबंधित होंगे, एनएचआरसी से संबंधित होंगे, ठीक है, उसके बाद औरोरा से संबंधित होंगे, एक यूरोपियन लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा वीडियो, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग देखेंगे कि लगातार जो अभी न्यूज में देखा जा रहा है सेल्फिन कैटफिश। भारत में जो है सेल्फिन कैटफिश को क्यों लाया गया था, तो मेनली टैंकों और एक्वेरियम में शैवाल के विकास को कम करने के लिए भारत में लाया गया था सेल्फिन कैटफिश। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है प्रमुख चिंता बनी हुई, क्योंकि ये जो एलियन फिश है इसका बहुत तेजी से भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है जो हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित हो रहे हैं। सेल्फिन कैटफिश जो है यह दक्षिण अमेरिका की मूल मछली प्रजाति है और यह जो है एक आक्रामक प्रजाति है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आक्रामक प्रकृति का है, इसलिए जो है और इसका मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो मीठा पानी है, मीठा पानी में ज्यादा तेजी से पनपता है और इसका आयुसीएन स्टेटस है कम से कम चिंता का विषय है, मतलब कि इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, इसके प्रति चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। सेल्फिन कैटफिश होता क्या है और कैसे ये पाया गया कि सेल्फिन कैटफिश जो है भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक चिंता का विषय बन गया है। तो ये विधि का नाम याद रखिएगा, ईडीएनए। ईडीएनए विधि होता क्या है इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और न्यूज में देखा जा रहा है कि पहले तेलंगाना में लगातार सेल्फिन फिश का तेजी से विकास हुआ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी वहाँ के नदियों में भी जो है सेल्फिन की बड़ी संख्या पाई गई है और अभी हाल ही में जो है पटना में, ठीक है, पटना के गंगा नदी में भी सेल्फिन की बहुत सी जनसंख्या पाई गई है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है चाबहार पर भारत ईरान के 10 वर्षीय समझौतों पर प्रतिबंधों का संभावित खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका जो 2018 में भारत को एग्जाम्पशन दिया था प्रतिबंध से, भारत और ईरान का जो संबंध था, भारत बहुत तेजी से ईरान का जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट उसको विकास कर रहा था, तो उस समय अमेरिका गवर्नमेंट के द्वारा जो है भारत को एग्जाम्पशन दे दिया गया था, छूट दे दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में जो है अमेरिकी सरकार छूट देने को तैयार नहीं है। तो इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या कारण है कि भारत जो है वो ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहा है, इससे क्या फायदे होंगे भारत को, उसके बाद और क्या कारण है कि अमेरिका जो है भारत और ईरान के बीच में संबंध में मजबूती को देखते हुए इस छूट को आगे विस्तृत नहीं कर रहा है, अभी ही समाप्त कर रहा है इस छूट को। ठीक है, हर एक चीज को हम लोग हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ठीक है, एनएचआरसी की स्थिति स्थगन पर स्पष्ट टिप्पणी की बात की गई है, जेनेवा में जो स्थित है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसने लगातार दूसरे वर्ष, ठीक है, पिछले साल भी 2023 में भी भारत को स्थगित कर दिया था एनएचआरसी के लिए मान्यता देने से, और इस बार भी जो है 2023 और 2024 दोनों बार जो है भारत को इस बार निलंबित कर दिया गया है एनएचआरसी की मान्यता देने के लिए यहाँ पे GINHRI के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या कारण है। मुख्य विशेषता यहाँ पे बताई गई है कि बहुत से कारण जो है बताए गए हैं, जिसके कारण जो है पिछले 2 साल से लगातार जो है भारत का एनएचआरसी मान्यता जो है उसको रद्द कर दिया जा रहा है गिनहरी के द्वारा। ठीक है, GINHRI के द्वारा। तो यहाँ पे पहला कारण बताया गया है कि भारत में जो है वो एनएचआरसी में सदस्यों की नियुक्ति जो है उसमें पारदर्शिता की कमी है। ठीक है, उसके बाद मानवाधिकार की जो जांच होती है पुलिस के द्वारा उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके बाद सदस्य पैनल में लिंग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का अभाव है। इन सभी कारणों के कारण जो है अभी फिर से जो है लगातार दूसरी साल, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मान्यता नहीं दी गई है गिरनी के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट। तो क्या मामला है, हर एक चीज को इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल है सेल्फिन कैटफिश के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB ने ईडीएनए विधि, ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे विस्तार से कि ईडीएनए विधि होता क्या है। ठीक है, मेनली जो है ईडीएनए विधि जो होता है, अगर एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में जैसे इस
मछली है, इसका कहीं पे बाल पाया गया या फिर इसके पूंछ पाए गए, कोई इसके उपकरण या फिर मृत पाया गया, तो उसी से जांच करके पता चलता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है ईडीएनए विधि। तो ईडीएनए विधि का उपयोग करके पाया गया कि सेल्फिन कैटफिश जो है वो पूर्वी घाट के जल निकायों में लगभग 60% तक फैल गई है। तो ईडीएनए जो है वो मिट्टी, पानी या हवा जैसे पर्यावरणीय नमूनों से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री को संदर्भित करता है और इसका उपयोग किसी विशेष वातावरण में मौजूद प्रजातियों का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ईडीएनए विधि को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। यह परमाणु या फिर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है जो किसी जीव से उसके जीवन काल के दौरान या फिर मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण में छोड़ा जाता है। ठीक है, उस जीव का कोई नमूना अगर पर्यावरण में मिलता है, उसी से जांच की जाती है ईडीएनए विधि के द्वारा। तो ईडीएनए के स्रोत क्या है? जैसे कि स्रावित मल, श्लेष्मा, इसको सिंपली समझ सकते हैं जैसे कि सीड स्किन हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, उसके बाद कार्केसेस हो गया, उसी तरह से त्वचा, बाल झड़ना और सब, इन सभी से जो है इसके नमूने प्राप्त किए जाते हैं। तो ईडीएनए विधि वातावरण में पाए जाने वाले डीएनए को अनुक्रमित करने की किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की कुल जैव विविधता का आकलन करता है। ठीक है, कि किस क्षेत्र में कितना ज्यादा उस विशेष जीव की जनसंख्या, उसी का आकलन किया जाता है। ठीक है, जैव विविधता का आकलन करने के लिए एक गैर आक्रामक विधि है। ठीक है, तो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला द्वारा विकसित एक CSIR मतलब कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला, जिसका मुख्यालय जो है हैदराबाद के द्वारा जो है ये नमूने इकट्ठा किए गए और जानकारी हासिल की गई। तो नमूना का आकार बस कुछ लीटर पानी, मिट्टी या यहाँ तक कि हवा से ही नमूना पर्याप्त रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्यतंत्र, कैसे नमूना से इसको उपयोग किया जाता है? तो पर्यावरणीय नमूनों से ईडीएनए को फिल्टर करने और उसके अनुक्रमों को पढ़ने और इस प्रकार ईडीएनए के स्रोत की पहचान करने के लिए एक आणविक दृष्टिकोण लागू किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है ईडीएनए वर्क करता है। ठीक है, ईडीएनए का महत्व क्या है? यह बहुत ही सस्ता है, बहुत जल्दी से इसका परिणाम आ जाता है और बड़े मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, जो हमारे देश की समृद्ध जैव विविधता की निगरानी और संरक्षण में मदद कर सकता है। यह वायरस, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स सहित सभी प्रकार के जीवों का पता लगाने में सक्षम है। ईडीएनए मानव अवशेषों की उपस्थिति का भी खुलासा कर सकता है। तो देख सकते हैं ये विधि है, जैसे कि हम लोग पर्यावरण से किसी भी मृत जीव या फिर जो जीवित जीव है उसका आकलन करना है तो उसी संबंधित नमूना एकत्रित करते हैं, उसके बाद उसका सैंपल फिल्टर करते हैं, उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग सीक्वेंस से पता कर लेते हैं कि कौन सा स्पीशीज का क्या स्थिति है वर्तमान समय में पर्यावरण में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि सेल्फिन कैटफिश के बारे में। यह दक्षिण अमेरिका की मूल मछली प्रजाति है और अपनी आक्रामक प्रकृति के कारण इसने अपनी मूल सीमा के बाहर विभिन्न मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिर आबादी स्थापित कर ली है। इसे एक बार भारत के पूर्वी घाट में इसकी अनूठी उपस्थिति और टैंकों और इक्वेरियम में शैवाल के विकास को कम करने के लिए, शैवाल के विकास को साफ करने की क्षमता के लिए पेश किया गया था, लेकिन इसकी आबादी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है और इस प्रजाति की तीव्र वृद्धि और 10 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने की क्षमता जो है उन्हें जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना देती है। और IUCN लिस्ट में जो है सेल्फिन कैटफिश जो है वो लिस्ट कंसर्न है। ठीक है, मतलब कि कम से कम चिंता का विषय हुआ, क्योंकि यहाँ तो इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या ही चिंता का विषय बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ कि अभी जो है भारत को जो एग्जाम्पशन दिया गया था, छूट दिया गया था ईरान में चाबहार पोर्ट बनाने के लिए, तो अमेरिका जो है अब बोल रहा है कि अभी छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो छूट दिया गया था उससे अब बाहर करने की बात की जा रही है भारत को। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो है अनेक प्रकार के सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान में, लेकिन इंडिया को कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए थे। उसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नाम याद रखिएगा, शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल के संचालन को सक्षम करने के लिए इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा। यह समझौता 1 साल के उन अनुबंधों की जगह लेता है जिस पर अब तक बंदरगाहों को चालू रखने के लिए हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से
पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लगभग 250 मिलियन डॉलर के बराबर क्रेडिट विंडो की पेशकश की है। ठीक है, 250 मिलियन डॉलर का क्रेडिट विंडो पेश किया गया है भारत के द्वारा। अब जान लेते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। तो इसका लोकेशन जान लीजिए। ईरान का चाबहार पोर्ट जो है वो ओमान की खाड़ी पर स्थित है। आगे हम लोग मैप में भी देख लेंगे। ठीक, और देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है ईरान का। ठीक है, यह सिस्तान और बालूचिस्तान प्रांत, ये दोनों नाम याद रखिएगा, सिस्तान और बालूचिस्तान प्रांत के चाबहार शहर में स्थित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाबहार पोर्ट का ही नाम है, वहाँ का एक लोकल सिटी का भी नाम है चाबहार। तो चाबहार में मेनली दो पोर्ट है, दो बंदरगाह है, एक शाहिद कलंतरी और दूसरा शाहिद बेहेश्ती। ठीक है, दोनों याद रखेगा। तो पहला एक पुराना बंदरगाह है जिसमें फीडर जहाजों को समायोजित करने के लिए सीमित पानी का मोर्चा बनाया जाता है, और शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है, और सभी 4 चरणों को पूरा होने पर यह बंदरगाह की जो क्षमता हो जाएगी लगभग 82 मिलियन टन प्रति वर्ष तक की क्षमता हो जाएगी। तो मेनली जो है विकसित किया जा रहा है भारत के द्वारा शाहिद बेहेश्ती को। ठीक है, यह बंदरगाह ऊर्जा संपन्न फारस की खाड़ी के देशों के दक्षिण तट तक पहुंच प्रदान करता है और पाकिस्तान को बाईपास करता है। ठीक है, तो गुजरात में ये ध्यान रखिएगा, जो चाबहार बंदरगाह है वहां से गुजरात के कांडला बंदरगाह की दूरी लगभग 550 समुद्री मील है। ठीक है, जबकि चाबहार और मुंबई के बीच में जो है पोर्ट के बीच में दूरी जो है वो लगभग 786 समुद्री मील है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैप में, ये जो है चाबहार पोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, यही जो है वो फारस की खाड़ी है, ये ईरान का पोर्ट है, और हम लोग ग्वादर, ठीक है, वहाँ के मात्र 75 किलोमीटर दूर ही है ग्वादर, जो पाकिस्तान में, उसको बाईपास करने में सफल हो रहे हैं जब चाबहार का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका लोकेशन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग गुजरात जाते हैं तो मात्र 550 नॉटिकल माइल जाना, और उसके बाद अगर हम लोग मुंबई जाते हैं चाबहार पोर्ट से तो यहाँ पे 786 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, दूरी है। तो भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व क्या है? तो भू राजनीतिक महत्व सबसे पहले जान लेते हैं। तो यह राजनीतिक रूप से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है। यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी समुद्री पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, और यह बंदरगाह मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान के बीच कार्गो यातायात के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य से एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करता है। यह विविधीकरण क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। उसके बाद INSTC, इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता क्या है? तो एक कॉरिडोर है टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रसिया। ठीक है, इंडिया और रसिया के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया है, और ये जो व्यापारिक मार्ग है लगभग 7200 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रीट इज थ्रू अ मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ रोड्स। यहाँ पे बहुत तरह का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, रोड हो गया, शिप हो गया एंड रेलवे, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दिस रूट कनेक्ट इंडिया एंड रसिया थ्रू ईरान एंड अजरबैजान। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि जो चाबहार पोर्ट है INSTC का एक प्रवेश द्वार है। तो चाबहार बंदरगाह भारत की ईरान तक पहुंच को बढ़ावा देगा, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसमें भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच समुद्री रेल और सड़क मार्ग निर्माण किए जा रहे हैं। ठीक है, चीन का भी मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। चाबहार बंदरगाह अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने में भारत के लिए फायदेमंद है, जिससे चीन ग्वादर बंदरगाह विकसित करने में पाकिस्तान की मदद करके सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। तो ग्वादर बंदरगाह चाबहार से सड़क मार्ग से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और समुद्री मार्ग से 100 किलोमीटर से भी कम है। ठीक है, तो व्यापारिक लाभ क्या है? तो चाबहार बंदरगाह के चालू होने से भारत में लौह अयस्क, चीनी और चावल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत में तेल की आयात लागत में भी काफी गिरावट आएगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्व है चाबहार बंदरगाह का निर्माण जो किया जा रहा है भारत का। तो क्या क्या फायदे होंगे उससे भारत को? पर समस्याएं वर्तमान समय में आ गई है अमेरिका से। तो अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत और ईरान के बीच नए 10 वर्षीय समझौते में प्रतिबंधों का संभावित जोखिम है, जिससे इस बात पर संदेह पैदा हो गया है कि 2018 में भारत को अमेरिका से मिली विशेष छूट अभी भी लागू होगी या नहीं। ईरानी परियोजना में विकास और निवेश के अगले चरण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विशेष रूप से नए समझौतों को तहत बंदरगाह के लिए उपकरणों में लगभग $120 मिलियन का निवेश करने और $250 मिलियन की
ट्रेड विंडो की भारत की योजना संदेह के घेरे में होने की संभावना है अगर अमेरिका भारत के लिए अपने प्रतिबंध को आगे बढ़ाने के खिलाफ निर्णय लेता है। तो अमेरिका ने समझौता पर ध्यान दिया है और कहा है कि इसके लिए कोई भी विशेष छूट नहीं दी जाएगी। तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि हम इन रिपोर्टों से अवगत हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से संबंधित एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्लियर कहा गया है चूंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, इसलिए ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू रहेंगे और हम उन्हें लागू करना जारी रखेंगे और प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के प्रति खुद को तैयार रखें। ठीक है, तो क्लियर चेतावनी दे दी गई है यूएसए के द्वारा। अब देखते हैं भारत के द्वारा अगला रुख क्या उठाया जाता है, अगला कदम क्या उठाया जाता है, ठीक आगे, जिसके बाद जो है हम आगे भी इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो हाल ही में जो है GANHRI मतलब कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट के SCA मतलब कि सब कमेटी ऑफ अक्रेडिटेशन के द्वारा जो है भारत को लगातार दूसरे साल, ठीक है, 2023 में और 2024 में जो है NHRC का मान्यता को स्थगित कर दिया गया है। तो क्या कारण है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र से जुड़े ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ने लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की मान्यता को स्थगित कर दिया। यह पहली बार है जब भारत का दर्जा 2023 और 24 में लगातार 2 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय 1 मई 2024 को प्रत्यापन पर उप समिति, प्रत्यापन का मतलब होता है अक्रेडेंशियल मतलब कि अप्रूवल, उसी को कहा जाता है मान्यता, पर उप समिति सब कमेटी ऑफ अक्रेडिटेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसी को कहा जाता है SCA। तो उसी की बैठक के दौरान लिया गया था ये फैसला 1 मई 2024 को। तो यह निर्णय अब प्रभावित कर सकता है। यह निर्णय किस तरह से भारत को प्रभावित कर सकता है, तो मानवाधिकार परिषद और कुछ UNGA निकायों में जो भारत मतदान करता है उसको प्रभावित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार परिषद में और UNGA मतलब कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भारत का मतदान करने का क्षमता है उसको प्रभावित कर सकता है। लगातार 2 बार जो है ह्यूमन राइट्स के मामले जो है यहाँ पे मान्यता नहीं मिला है, स्थगित कर दिया गया है गिरनी के द्वारा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित, ये ध्यान रखिएगा, NHRCA के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। तो भारत में जो है NHRCA 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आयोग देश के मानवाधिकारों का प्रहरी है। इसकी संरचना क्या है NHRC की, तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 1 अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और 5 जो होते हैं मेंबर होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का एक सेवारत या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकार के संबंधों में ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव रखने वाला 3 व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कैसे होती है NHRC में सदस्यों की या फिर चेयरमैन की, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे ही जो है NHRC के मेंबर्स या फिर चेयरपर्सन को चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। ये जो 6 सदस्यीय समिति होता है इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं ये 6 सदस्यीय समिति में शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है 3 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु तक होती है, जो भी पहले आए। अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो पुनर्नियुक्त के भी पात्र हो सकते हैं, दोबारा भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अब जान लेते हैं गिनरी के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए वैश्विक संगठन, इसी को कहा जाता है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स। यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त से संबद्ध संगठन है। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए काम करता है। तो गैनरी जो है वो दुनिया भर के 120 NHRI का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। विभिन्न देशों के जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूट जो है उसको प्रतिनिधित्व करता है, लगभग 120 देशों के। तो गिनरी का मिशन जो है वो संयुक्त राष्ट्र पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप काम करने के लिए NHRI को एकजुट करना और बढ़ावा देना और मजबूत करने का काम है, ठीक है। नाम याद रखें गिनरी, GANHRI मतलब कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट। अब गिनरी के द्वारा जो एक्रेडिटेशन किया गया है, ठीक है, मान्यता जो नहीं दी गई है उसके क्या कारण है, तो कैसे दिया जाता है मान्यता, इसके बारे में जान लेते हैं।
प्रत्यायन मतलब कि मान्यता, उसी को कहा जाता है अक्रेडिटेशन, ठीक है, मतलब कि सब कमिटी ऑन अक्रेडिटेशन, ठीक है। अक्रेडिटेशन हर 5 साल में एनएचआरआई की समीक्षा करती है और अधिक पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एनएचआरआई के लिए एक अपीलीय प्रक्रिया है, एक अद्वितीय सहकर्मी समीक्षा आधारित मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें गिनरी उनकी स्वतंत्रता, बहुलवाद और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत एनएचआरआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। इसलिए जो है अभी भारत को जो है पिछले 2 वर्षों से मान्यता के लिए स्थगित कर दिया है। अब देख लेते हैं सब कमिटीज ऑन अक्रेडिटेशन। तो एससीए होता क्या है? तो एससीए द्वारा एनएचआरआई की समीक्षा तब की जाती है जब यह प्रारंभिक मान्यता के लिए लागू होता है या हर 5 साल में पुनः मान्यता के लिए लागू होता है, ठीक है। हर 5 साल में समीक्षा की जाती है एससीए के द्वारा। तो एनएचआरआई की परिस्थितियां किसी भी तरह से बदलती है जो पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। उसी के समय जो है बहुत से देशों का एनएचआरआई कमीशन को मान्यता रद्द कर दिया जाता है, जैसे भारत का पिछले 2 साल से किया जा रहा है। तो जिन एनएचआरआई का मूल्यांकन पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के अनुरूप किया जाता है उन्हें ए स्थिति से मान्यता दी जाती है, जबकि जो आंशिक रूप से अनुपालन करते हैं उन्हें बी स्थिति से मान्यता दी जाती है। जैसे देख सकते हैं भारत की मान्यता, भारत के एनएचआरआई को पहली बार 1999 में मान्यता का ए दर्जा मिला था, जिसे 2006, 2011 और 2017 में 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद बरकरार रखा गया। अभी फिर से लगातार 2 वर्षों से स्थगित रखा गया है, ठीक है। तो कारण क्या है जो स्थगित रखा गया भारत के एनएचआरआई को? तो समिति की तैयार रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है, जो 2024 में भारत की क्रेडेंशियल को स्थगित कर दिया गया है। तो 23 का रिपोर्ट में मुख्य कारण क्या बताया गया था? तो एनएचआरसी में सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी पाई गई है। मानवाधिकार जांच की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति सही तरीके से नहीं हो रही है। उसके बाद सदस्य पैनल में लिंग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का अभाव देखा गया। इन चिंताओं को लेकर जो है एनएचआरसी की रेटिंग 2023 में रोक दी गई, ठीक है। और भारत का रुख क्या है कि गैनरी चाहते थे, जीएएनएचआरआई चाहते थे कि भारत कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करे और उनके द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को इसमें शामिल करे। हालांकि भारत में चल रहे आम चुनावों के कारण इस समय यह संभव नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, क्यों जो है लगातार 2 सालों से जो है गैनरी के द्वारा भारत के एनएचआरआई की मान्यता रद्द कर दी जा रही है। हर एक चीज को हम लोगों ने विस्तार से देख लिया। अब बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है। तो एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी टीबी, इसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा फुसफुसिया टीबी, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे इंग्लिश में भी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है यह सभी टीबी मामलों का 90% हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट है ईपीटीबी आमतौर पर प्राथमिक संक्रमण के लिम्फोहेमेटोजेनस प्रसार के साथ एक्स्ट्रा पल्मोनरी अंगों तक होती है, ठीक है। और ईपीटीबी शरीर में लगभग कहीं भी हो सकता है और आमतौर पर लिम्फ नोड्स में, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे सही उत्तर? तो इसके सही उत्तर जो हो जाएंगे केवल 2 हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। पहला गलत है लेकिन दूसरा और तीसरा सही है। तो टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन इसके कुछ सबसे विनाशकारी नैदानिक परिणाम फेफड़ों से अन्य अंगों तक फैलने की क्षमता के कारण उत्पन्न होता है। तो सभी टीबी मामलों में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो 15 से 20% है और यहाँ पे दिया था 90%, इसलिए ये जो गलत है, ठीक है। उसके बाद ईपीटीबी आमतौर पर प्राथमिक संक्रमण के वही चीज़ें हैं जो ऑप्शंस में दिए गए थे। तो ईपीटीबी शरीर में लगभग कहीं भी हो सकता है, आमतौर पे लिम्फ नोड्स में 50%, फुसफुस मतलब कि पेलियोरा जिसमें 18%, फिर जेंटिरोनिया सिस्टम 13%, हड्डियों और जोड़ों में 6%, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम में 6%, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 3% और रीढ़ की हड्डी में 3%, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन, ठीक है, गिनरी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत गिनरी का सदस्य है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो सही है। तो कितने कथन जो है यहाँ पे पूछा गया है गलत है, तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला कथन गलत है। इसमें क्लियर कहा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक संगठन गिनरी
जिसे 2016 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति या फिर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति संक्षिप्त रूप में आईसीसी के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो एनएचआरआई के बीच संबंधों का समन्वय करता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, अभी आर्टिकल देखें, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सिर्फ एक ही गलत है, ऑप्शन ए, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, गिनती में 120 सदस्य हम लोग अभी आर्टिकल में देख लिए और भारत उसका सदस्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज ही के न्यूज़पेपर में आया है अरोरे। लगातार इस तरह के सवाल आते रहते हैं यूपीएससी में, ठीक है। अरोरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका निर्माण तब होता है जब सूर्य की सतह पर कुछ हिंसक घटनाएं अवशोषित कणों का एक समूह जो है वो अंतरिक्ष में फेंक देती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, ठीक है। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। ऑरोरा जो है तब बनता है जब सूर्य की सतह पर कुछ हिंसात्मक घटनाएं अवशोषित कणों का एक समूह जो है वो अंतरिक्ष में फेंक देती है। सूर्य की सतह पर, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर नहीं। तो पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफान आ जाते हैं जब ये कण ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं और ऊपरी वायुमंडल में परमाणुओं के साथ संपर्क करते हैं और ये अंतरक्रिया अंततः ऑरोरा को उत्पन्न करती है। ये मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं है। तूफान जो है वो पृथ्वी और उसके आसपास की प्रौद्योगिकी में हस्तक्षेप कर सकता है। नासा का कहना है कि इस तरह का जो तूफान आता है तो तूफान से निकलने वाला हानिकारक विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से होकर जमीन पर मौजूद मनुष्यों को शारीरिक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ठीक है। विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ किससे संबंधित है? ये जो है आदित्य मिशन से संबंधित है, सूरज, ठीक है। सन के लिए जो मिशन भेजा गया था आदित्य L1 मिशन, इसके कारण जो है इमेजिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री, ये सारी चीजें की जाती है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हंगरी से कितने देश जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्लोवाकिया, यूक्रेन, यूक्रेन सही है, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, पोलैंड, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक। तो कितने कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 ही जो है वो सही है। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे यूक्रेन होगा, ठीक है, इसलिए मैं यूक्रेन बता दिया था। यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया, ठीक है। देखिएगा, स्लोवाकिया, रोमानिया, यूक्रेन, सर्बिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक, केवल 7, ठीक है। फिगर में हम लोगों ने देख ही लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चाबहार से संबंधित। चाबहार बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, चाबहार ईरान के गोलिस्तान प्रांत में स्थित एक गहरे पानी की बंदरगाह है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत इस्लामिक गणराज्य ईरान की सरकार के सहयोग से शहीद बेहिश्ती टर्मिनल चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के विकास में भाग ले रहा है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने अभी तक चाबहार बंदरगाह का संचालन नहीं संभाला है। तो कितने कथन जो हैं वो सही हैं? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन जो है वो सही है। इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो भारत जो है वो ईरान द्वारा चाबहार समझौते पे मुहर लगाने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध की चेतावनी दी है, ठीक है, इसलिए आज न्यूज में आया था। तो चाबहार बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। चाबहार ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। अंतर एक सही नहीं है, ठीक है। और यह जो है भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह और खुले समुद्र में स्थित है, जो बड़े मालवाहक जहाजों के लिए आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद भारत इस्लामिक गणराज्य ईरान की सरकार के सहयोग से शहीद बेहिश्ती टर्मिनल चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के लिए भाग ले रहा है, ठीक है, इसलिए दूसरा सही है। और भारत ने अब तक 6 मोबाइल हार्बर क्रेन और 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अन्य उपकरण की आपूर्ति की है, ठीक है। तो भारतीय कंपनी जो है वो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन के माध्यम से 24 दिसंबर 2018 से चाबहार पोर्ट का संचालन संभाल रही है। ये ध्यान रखिए, इसलिए तीसरा कथन गलत है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये गलत है, पहला गलत है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही होगा, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय ने किस संगठन पर प्रतिबंध जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया है? ये जो हो जाएगा लिट्टे पे, ठीक है, श्रीलंका से संबंधित है, इस पे जो है 5 साल तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके